दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और इस गिरावट के पीछे वजह क्या है? स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा और आखिर बजट के बाद यहाँ पे गिरावट की संभावना क्यों बनी है, जबकि बजट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है। आने वाले समय में सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर को बहुत सारी राहत देने वाली है, बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे और कुछ के अनाउंसमेंट भी हो चुके जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे। ऐसे में इरेडा जो 100% ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उसको बेनिफिट तो होगा ही। ऐसे में क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? वैसे स्टॉक 300 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। तो क्या यहाँ से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे IFCI यह भी एक PSU स्टॉक है, NBFC है, जो इंडस्ट्रियल कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है। आज कमाल कर रहा है, काफ़ी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया, कल भी ज़बरदस्त दौड़ लगाई है। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो ऑलरेडी इससे पहले वीडियो बन चुका है, जाके जरूर देखें आखिर IFCI आने वाले इसमें कितना शानदार प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। IRDA की बात कर ले तो यहाँ पे स्टॉक की जो शुरुआत है वो आज निगेटिव ही हुई 266 पर। क्लोजिंग कल की 269 के आसपास थी, यानी कमजोरी के साथ ही शुरुआत हुई। यहाँ पे बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। जो लो है वो 261 का बना, लेकिन हाई 268 का है। तो इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में यहाँ पे बिल्कुल भी तेजी की तरफ स्टॉक ज़्यादा वो दिखाई नहीं दिया, गिरावट में ही ट्रेड कर रहा है। और इस समय 262 के आसपास, जहाँ पे 2.36% की गिरावट है और हो सकता है कि गिरावट कुछ और बढ़े। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छी दौड़ लगा भी चुका है। ये देख सकते हो आप 25/6/2024 को, यानी 25 जून को स्टॉक 185 के आसपास था। और इस स्टॉक ने जब दौड़ना शुरू किया तो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यह स्टॉक जो है 15 जुलाई को 310 तक चला गया। तो 285 से 310 बहुत ज़बरदस्त दौड़ लगाई, एक तरफा दौड़ लगाई। और ऐसे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी और इसी वजह से यहाँ पे देख सकते हो कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना। और आप देख सकते हो कि स्टॉक नीचे भी आया 310 से, जब गिरते हुए स्टॉक की देख सकते हो संभावना बनी लो की, तो वो 18 तारीख को 257 तक आ गया, यानी सीधा 310 से 257 तक आ गया। जितनी तेज़ी से बढ़ा था उसमें काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग वजह से गिरावट हुई, लेकिन उसके बाद में फिर से संभला है। आप देख लो कि 257 से 282 तक चला गया बहुत जल्दी। और ये जो 257 पे आने की वजह थी, फिलिप कैपिटल जिसने इसमें ज़बरदस्त सेल की रेटिंग दी, उनके हिसाब से 130 होना चाहिए स्टॉक। इस खबर ने माहौल बिगाड़ा, स्टॉक 250 तक आया, लेकिन वहाँ पे उससे नीचे नहीं गया, एक शानदार बाउंस बैक दिया और स्टॉक 282 तक आ गया फिर से 23 तारीख को। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग फिर हो रही है, पर लग रहा है कि ये बहुत नीचे नहीं जाएगा। 250 से नीचे के जाने की संभावना इसका काफ़ी कम है और जितना डीप में मिले इस स्टॉक में आपको खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय ये बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अब आज जो गिरावट हो रही है इसके पीछे वजह जो बड़े फंड हाउस फिलहाल इस स्टॉक में एक्टिव नहीं है, वो वेट एंड वॉच कर रहे। तो बजट के बाद थोड़ा सा ठहराव आ गया है, वॉल्यूम कम होता हुआ आपको दिख रहा है। इससे आपको समझ में आएगा कि इसमें बड़े फंड हाउस फिलहाल इतने एक्टिव नहीं है। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 4 करोड़ का वॉल्यूम होता, 95 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी और आज मात्र 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है और ये लगभग 12.5 के आसपास की बात है। तो वॉल्यूम कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है कि इस बार बजट में सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बहुत सारे जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती थी वो इम्पोर्ट टैक्स सारे माफ़ कर दिए गए, जिसमें आप देख सकते हो कि लिथियम, कॉपर, इस तरह से जो ये बहुत सारे क्रिटिकल ऐसे 25 मिनरल्स है उसके ऊपर से सरकार ने ड्यूटी जो लगती थी टैक्स ड्यूटी वो सारी हटा दी है। और इसके पीछे सबसे बड़ा वजह रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को बूस्ट देने के लिए, ताकि आने वाले समय तक तो चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो, उन सब के जो इनपुट कॉस्ट है वो घट जाए। तो ये जितने भी आप देखें तो जो मिनरल्स है जो इसका इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में भी होता है, स्पेशली लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट, इन सब का जो इस्तेमाल है वो न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, स्पेस, डिफेंस और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में होता है। और वो सरकार चाहती है कि इसकी कॉस्ट कम हो और इसी वजह से ये सारे टैक्स यहाँ पे इस समय माफ़ किए गए। तो इससे आप समझ सकते हो कि एक बड़ा बूस्ट आने की संभावना बन गई है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में। और ऐसे में रिन्यूएबल सेक्टर में अगर नए प्लेयर आएंगे
तो ये क्लियरली देख सकते हो इसका फ़ायदा आया इरेडा को होगा ही होगा। दूसरी तरफ देखो सरकार ने इस बजट में जो पुरानी योजना था उसको अब यहाँ पे नोटिफाइड कर दिया गया। तो यूनियन बजट के अंदर देखें तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना थी जो मोदी 2 गवर्नमेंट में लाई गई थी, उसको अब यहाँ पे अमली जामा पहनाया जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा गया कि 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए और इसमें अब 14 लाख एप्लीकेशन आ चुके हैं। तो देख सकते हो कि लगभग सभी घरों के ऊपर सरकार सोलर पैनल लगाएगी और 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी हर महीने। तो ये बहुत बड़ा एक देखो प्रोजेक्ट है, आने वाले समय इसके लिए बहुत सारा खर्च होगा और इरेडा जैसी कंपनियों को तो बेनिफिट होगा ही होगा। तो ये जो सारी स्कीमें लाई जा रही है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है। इसके अलावा सरकार ने एक और बड़ा जो फैसला किया है 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड के टेंडर लाए जा रहे गुजरात और तमिलनाडु में, और इसके लिए सरकार ने 7,453 करोड़ की रकम का ऐलान किया। तो ये जो ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट होंगे गुजरात में होंगे, तमिलनाडु में, उसके लिए भी इरेडा की तरफ से फाइनेंस सपोर्ट दिया जा सकता है। तो ये जो प्रोजेक्ट एक के बाद एक आने वाले उसका फ़ायदा ही होने वाला है इरेडा को। इरेडा लगातार अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे। इरेडा ने यहाँ पे ये पूरी तरह अपने समय अनाउंस भी कर दिया है कि जल्द ही वो महारत्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। नवरत्न ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये एक तरह से बड़ा अचीवमेंट है और इसीलिए इरेडा में भले ही शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट हो लेकिन लॉन्ग टर्म में इरेडा बहुत ज़बरदस्त रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार हो रहा है। यहाँ पे कंपनी की तरफ से एफपीओ लाने की भी संभावना व्यक्त की गई, सरकार से इसकी परमिशन मांगी है। और ये जो देख सकते हो कि फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने के पीछे वजह यह है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू होंगे ग्रीन एनर्जी के, उसके लिए फ़ंड की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में इरेडा चाहते हैं कि एफपीओ लाया जाए तो जल्दी सरकार की तरफ से रजामंदी मिलेगी और एफपीओ आ सकता है। तो कुल मिला के इससे आप देख सकते हो कि इरेडा के अंदर ये संभावना बहुत सारी है जो लॉन्ग टर्म में आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकती है। शॉर्ट टर्म में भले ही इस समय थोड़ा आप इसको बच के रहे क्योंकि अभी भी थोड़ा नीचे जाने की संभावना है। वैसे इसका जो रिजल्ट है वो लगातार बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रहा है जो बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इसके प्रदर्शन को देख के लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय बहुत ज़बरदस्त कमाल कर सकता है। आप ये देख ही सकते हो कि 2020 में इनका जो रेवेन्यू था वो 2367 करोड़ के आसपास था जो लगातार बढ़ते हुए देख सकते हो कि 2024 में 4963 करोड़ तक पहुंच गया है, या यूँ कह सकते हैं कि डबल से ज़्यादा हो चुका है। रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ रहा है और सिर्फ रेवेन्यू की बात नहीं, प्रॉफिट में बहुत भारी उछाल देखने को मिला है। 2020 में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 214 करोड़ के आसपास था जो लगातार हर साल बढ़ते हुए 2024 में 1252 करोड़ तक पहुंच गया। बहुत ही ज़बरदस्त और भारी उछाल देखने को मिला है। प्रॉफिट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे हम कह सकते हैं कि स्टॉक कभी भी यहाँ पे इस लेवल पे रुकने की संभावना बहुत कम दिख रही है। अब यहाँ पे इसका ईपीएस भी बढ़ा है। 2020 में 2.73 रुपीज़ था जो 2024 में 5.16 रुपये तक पहुँच गया है। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है ईपीएस में भी। वैसे 2022 में 8.03 रुपीज़ के आसपास था, उसके हिसाब से अभी कम है। अब यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें, सरकार की होल्डिंग 75% के आसपास जो लगातार बनी हुई है। एफआई ने इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दिया। दिसंबर में 1.88% की होल्डिंग थी, मार्च में ये घट के 1.36% हुई, लेकिन जून में 2.7% की ज़बरदस्त होल्डिंग हुई है। तो एफआई ने इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त कर लिया है जून में इस मौके का फ़ायदा उठा के। लेकिन दूसरी तरफ डीआई ने यहाँ पे ज़बरदस्त अपनी होल्डिंग बेची है। दिसंबर 2023 में 4.37% की होल्डिंग थी जो जून में घट के मात्र 0.42% रह गई है। तो हमारे बड़े फंड हाउस तो इसमें से प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, लेकिन एफआई अब यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे जनरल पब्लिक ने भी अपनी होल्डिंग घटा दी है। दिसंबर में 18.75% की होल्डिंग थी जो मार्च में बढ़ के 22.69% पर चली गई। इस बार जून में 21.87% हुई है। तो जनरल पब्लिक ने भी यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है। यहाँ पे जून में अदर की होल्डिंग भी हो चुकी है 0.01% की जो पहले नहीं थी। तो कुल मिला के यहाँ पे संभावना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आप भी दाव लगा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस समय शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर इस स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहे, या दूसरे पीएसयू से भी अभी इस समय ज़्यादा संभावना पॉजिटिव नहीं है क्योंकि बजट के बाद हमेशा पीएसयू स्टॉक थोड़े से ठहराव में आ जाते हैं या फिर गिरावट थोड़ी हो जाती है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद यहाँ पे एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी। और इसीलिए लॉन्ग टर्म में जितना मौका मिले डिप में खरीदारी करें, ये स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।